ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन ईएस कन्वेंशनल एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल कन्वेंशनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को करना है। देखें, जो इससे पहले आपने 4 क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देख लो, अच्छे से देख लो। तो पीछे आपने टोटल 4 क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? अभी तक जो क्वेश्चन किया उनमें और इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? देखो, इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया था, इससे पहले आपने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें आपको एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट दिख रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मल्टी इनपुट दिख रहा है, आपको 3 इनपुट दिख रहा है। कितना इनपुट दिख रहा है? 3 इनपुट। देखो, एक इनपुट आर एस है, एक इनपुट U1 ऑफ एस है और एक इनपुट U2 ऑफ एस है। तो 3 इनपुट आपको दिख रहा है, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, 3 इनपुट दिख रहा है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने किया था बस एक इनपुट दिखा था, बट यहाँ पे आपको कितना इनपुट दिख रहा है? 3 इनपुट दिख रहा है। क्लियर? तो मल्टी इनपुट वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ओवरऑल ओवरऑल रिस्पॉन्स, नॉट ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ओवरऑल रिस्पॉन्स, फाइंड द ओवरऑल रिस्पॉन्स, फाइंड द ओवरऑल रिस्पॉन्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे CS। ओवरऑल रिस्पॉन्स का मतलब आपका आउटपुट। मैंने बताया भी था आप लोग को 2-3 वीडियो पहले कि टू अप्लाई द इनपुट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एंड टू गेट द आउटपुट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो आउटपुट को हम लोग रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे ओवरऑल रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है, मतलब आपसे CS का वैल्यू पूछा जा रहा है, आउटपुट CS का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोचो, आप वीडियो को पॉज करके सोचो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो आई थिंक आपने सोचा होगा, तो ध्यान से सुनो। सर्किट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, नेटवर्क थ्योरी बेसिक सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा होगा। तो जब भी किसी सर्किट में मल्टी इनपुट अप्लाई किया जाता है तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करके सॉल्व करते हैं बताओ? ओके, काफ़ी लोग बता रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, बिल्कुल सही। और कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? इसका मतलब सर्किट थ्योरी में कंसेप्ट आपका वीक है। ओके, जब भी किसी सर्किट में मल्टी इनपुट अप्लाई किया जाता है, मल्टी इनपुट, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके ओवरऑल रिस्पॉन्स CS कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम? देखो, ये क्वेश्चन सपोज करो 10 नंबर में आपके एग्जाम में आ गया, 10 नंबर में। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा कि इस क्वेश्चन में मल्टी इनपुट है, तो मल्टी इनपुट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किससे? सुपरपोजिशन थ्योरम से। जब एक ही सर्किट में मोर देन 1 इनपुट सोर्स अप्लाई किया जाए तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो पहले आपको एग्जाम में सुपरपोजिशन थ्योरम का डेफिनेशन, पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम लिखना होगा। जो सर्किट थ्योरी में आपके नेटवर्क वाले सर ने लिखवाया होगा, उस सुपरपोजिशन थ्योरम को सबसे पहले आपको लिख देना होगा, क्योंकि वो थ्योरम यूज करोगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम? मैं बोल दे रहा हूँ, आप नेटवर्क में जानते हो, आप लिख लोगे। द टोटल रिस्पॉन्स in a linear and bilateral network having more than one input source is algebraic sum of individual response when we considered the remaining source will be replaced by 0 volt. ओके, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, जो आपको नेटवर्क में सर ने लिखवाया होगा। ठीक है, अगर आप यहीं पे लिखना चाहते हो तो मैंने अभी बोला, आप वीडियो को रिवाइंड करें और आप सुपरपोजिशन थ्योरम का डेफिनेशन लिख लेंगे और फिर थ्योरम लिखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें एक बार में किसी एक इनपुट सोर्स को कंसीडर करना होगा और रिमेनिंग सोर्स को
0 वोल्ट से रिप्लेस कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा पहले CS/RS, तो उस केस में U1 ऑफ S एंड U2 ऑफ S को 0 से रिप्लेस करेंगे। फिर आप CS ड्यू टू U1 ऑफ S कैलकुलेट करोगे, तो उस समय RS एंड U2 ऑफ S को 0 से रिप्लेस कर दोगे। और फिर आप रिस्पॉन्स ड्यू टू U2 ऑफ S कैलकुलेट करोगे, तो उस समय RS और U1 ऑफ S को 0 से रिप्लेस कर दोगे। क्लियर, यही होता है सुपरपोजिशन थ्योरम ना। ओके, तो देखें यहाँ पे हम लोग CS इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान देना। CS इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखें C1 ऑफ S प्लस C2 ऑफ S प्लस C3 ऑफ S। अब आप बोलोगे C1 ऑफ S क्या है, तो मैं बता रहा हूँ। C1 ऑफ S मैंने माना है कि रिस्पॉन्स ड्यू टू RS, ठीक है। ओके, या पहले C1 ऑफ S मैंने माना है रिस्पॉन्स ड्यू टू U1 ऑफ S, C2 ऑफ S मैंने माना है रिस्पॉन्स ड्यू टू U2 ऑफ S, और C3 ऑफ S मैंने माना है रिस्पॉन्स ड्यू टू RS। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब 3 अलग अलग इनपुट के लिए 3 अलग अलग आपको इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना होगा। फिर तीनों का आप अलजेब्रिक सम कर लोगे ना, यहाँ प्लस मैंने लिखा है, तीनों का आप अलजेब्रिक सम कर लोगे तो आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स आएगा यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर, तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, काफ़ी आसानी से 3 अलग अलग, यहाँ पे 3 अलग अलग फिगर आपको बनाना पड़ेगा। जब एक इनपुट सोर्स को आप कंसीडर करोगे, बाकी 2 को 0 से रिप्लेस करोगे, तो एक फिगर बनेगा। वैसे ही अगला फिगर 3 फिगर बनेगा। मैं बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, आप किसी भी ये जो 3 इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, तो आप ये रिस्पॉन्स किसी एक इनपुट के लिए मान सकते हो। तो मान लिया कि C1 ऑफ S रिस्पॉन्स, जो C1 ऑफ S है वो रिस्पॉन्स ड्यू टू RS है, C2 ऑफ S रिस्पॉन्स ड्यू टू U1 ऑफ S है, C3 ऑफ S रिस्पॉन्स ड्यू टू U2 ऑफ S है। ये मैंने मान लिया, ठीक है ना, ये मैंने फाइनल मान लिया, ठीक है। अब मैं इससे पहले मैंने माना था, तो इसको इसके कारण मैंने रिस्पॉन्स माना था। ये मैं बता रहा था कि आप C1 ऑफ S किसी एक इनपुट के लिए मान सकते हो। ओके, लेकिन मैंने क्या माना लास्ट में फाइनल, मैंने मान लिया कि ये रिस्पॉन्स इसके कारण है, ये जो रिस्पॉन्स है ये इसके कारण है, और ये जो रिस्पॉन्स है ये इसके कारण है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्स ड्यू टू RS। क्लियर, तो देखते हैं रिस्पॉन्स ड्यू टू RS। देखें, तो पहले सुपरपोजिशन थ्योरम आप लिख लोगे, और फिर सुपरपोजिशन थ्योरम लिखने के बाद आप लिखोगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखोगे, आपको फाइंड आउट करना है रिस्पॉन्स CS ड्यू टू RS। तो जब CS/RS आप फाइंड आउट करने जाओगे, तो उस केस में रिमेनिंग सोर्स को आप 0 सेट करोगे। तो सेट U1 ऑफ S इक्वल टू U2 ऑफ S इक्वल टू 0 वोल्ट इक्वल टू 0। क्लियर, ध्यान देना, आप पहले इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बना लेना है, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में पहले बना लेना है, ठीक है ना, अपने फेयर में, ताकि आप जब मैं इसको स्लाइड कर कर के अलग अलग फिगर बनाऊंगा, तो मैं बस ये ऊपर नीचे करके बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो ये ओरिजिनल फिगर आपके कॉपी में होना चाहिए, आपके नोटबुक पे होना चाहिए, ठीक है ना, आपके सामने होगा। तो फिर मैं जो जो मॉडिफिकेशन करके फिगर बनाते जाऊंगा, तो आप काफ़ी आसानी से समझते जाओगे। तो देखो, मैं यहाँ पे U1 ऑफ S को 0 सेट कर दिया, अगर ध्यान देना, इसको मैंने 0 सेट कर दिया और इसको 0 सेट कर दिया। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल मैंने मान लिया x, तो यहाँ x आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, तो x प्लस 0 आगे क्या जाएगा, x ही जाएगा। मतलब इस समिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं है, इस समिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं है। अब वैसे ही सेम कहानी यहाँ भी है। देखो, अगर यहाँ पे आपने पोटेंशियल x मान लिया, इधर से 0 आ रहा है, तो x प्लस 0 आगे क्या जाएगा, x। मतलब इस समिंग पॉइंट का भी कोई रोल नहीं है, तो इस समिंग पॉइंट को सिंपली मैं हटा सकता हूँ, इस समिंग पॉइंट को भी सिंपली मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो इन दोनों समिंग पॉइंट को रिमूव करके जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो आप देख लेंगे। देखें, ये फिगर कैसा बनेगा, ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से।
जब U1 ऑफ एस एंड U2 ऑफ एस को 0 सेट कर लेंगे, ओरिजिनल फिगर आपके कॉपी में है, तो आप विजुअलाइज करो, आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान देना, देखें ये आपका समिंग पॉइंट है, ये आपका G1 है, G1 ब्लॉक है। यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। ओरिजिनल फिगर आपके कॉपी में आपको नोटबुक पे दिख रहा है, ये G2 है और ये आपका आउटपुट CS है। यहाँ से फीडबैक आ रहा है, यहाँ पे आपका H2 था, आपको ओरिजिनल फिगर आपके कॉपी में दिख रहा है। और यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस नहीं रिमूव कर दिया है। और ये आपका H1 है और ये यहाँ पे मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, निगेटिव फीडबैक है, ये प्लस है और ये RS है। क्लियर? तो ये फिगर आपको स्टेप नंबर 1 में बन गया। क्लियर? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, CS ड्यू टू RS। तो आपको ये लूप बनते हुए दिख रहा है, काफ़ी आसानी से आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ एंड द पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। ये सुनो, तो ये तो आप जानते हो, तो आप काफ़ी आसानी से फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, लूप वाला, रूल नंबर 3 वाला, GS/1 प्लस GS/HS। तो बताओ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या लिख पाओगे आप, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आप लिख पाओगे CS/RS इज इक्वल टू, देखें CS/RS इज इक्वल टू, देखो GS का वैल्यू है G1 G2 अपॉन 1, निगेटिव फीडबैक है तो प्लस, GS का वैल्यू है G1 G2 और HS का वैल्यू है H1 H2। ये आपने फाइंड आउट किया CS/RS। क्लियर? CS/RS मतलब आपने रिस्पॉन्स CS किसके कारण, RS इनपुट के कारण फाइंड आउट किया। मतलब ये जो रिस्पॉन्स था ना CS, इसको आपने फाइंड आउट किया किसके कारण, RS के कारण। लेकिन हमें ट्रांसफर फंक्शन नहीं बताना है, हमें ओवरऑल रिस्पॉन्स बताना है, CS बताना है। तो बताओ C1 ऑफ S मैंने किसको माना था, C1 ऑफ S मैंने माना था रिस्पॉन्स ड्यू टू RS। तो आप बताओ रिस्पॉन्स ड्यू टू RS C1 ऑफ S है। तो अगर C1 ऑफ S मुझे यहाँ पे लिखना पड़े तो C1 ऑफ S मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ पे अच्छे से देखना आप, देखो ये आपका रिस्पॉन्स है ड्यू टू RS। क्लियर? तो इसको मैंने C1 ऑफ S माना था। तो यहाँ पे अगर मुझे C1 ऑफ S मानना हो तो मैं किसको मानूंगा, ध्यान दें, मतलब किसको लिखूंगा, तो C1 ऑफ S इक्वल टू मैं लिखूंगा क्या, C1 ऑफ S ये रिस्पॉन्स है ड्यू टू RS, तो RS को इधर मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये आएगा G1 G2 RS अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 H2। ये आपका आ गया C1 ऑफ S। ये आपने फाइंड आउट क्या किया, C1 ऑफ S आपने फाइंड आउट किया, C1 ऑफ S। ओके, अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे C1 ऑफ S आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इसको मैं एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये आपका आ गया C1 ऑफ S। ओके, तो एक रिस्पॉन्स तो आपका आ गया, कौन सा, C1 ऑफ S आ गया। अब देख लो यहाँ आपने C1 ऑफ S फाइंड आउट कर लिया साहब। क्लियर? अब आपको C2 ऑफ S एंड C3 ऑफ S फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे C1 ऑफ S फाइंड आउट किया वैसे ही C2 ऑफ S, वैसे ही C3 ऑफ S फाइंड आउट करके और फिर तीनों का अलजेब्रिक सम कर लोगे, वो आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। इस पैटर्न का क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ध्यान दें, अब हमें कैलकुलेट करना है C2 ऑफ S। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर C2 ऑफ S कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हम लोग RS को 0 सेट कर देंगे और U2 ऑफ S को 0 सेट कर देंगे। क्लियर? ओके, अब देखें U2 ऑफ S को 0 सेट करोगे तो ध्यान देना, तो यहाँ पे अगर x पोटेंशियल है तो x प्लस 0 आगे क्या जाएगा x, मतलब इस समिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं होगा, इस समिंग पॉइंट को सिंपली निकाल के हम फेंक सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। ओके, अब देखें ये समिंग पॉइंट तो रिमूव कर देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ पे मैंने मान लिया पोटेंशियल आपका x है, क्या है, x। अब देखो इधर से 0 आ रहा है, इधर से x जा रहा है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये प्लस साइन होता
तब तो हम 0 + x आगे क्या कर लेते, x कर लेते। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल इधर जा रहा है, तो इस समिंग पॉइंट को सिंपली हम लोग क्या कर देते, रिमूव कर देते, हटा देते। लेकिन आपका फीडबैक यहाँ पॉजिटिव नहीं है, फीडबैक क्या है, निगेटिव है। फीडबैक क्या है साहब, निगेटिव है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ, फीडबैक अगर निगेटिव है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो अगर यहाँ पे मैंने पोटेंशियल क्या माना, x माना, क्या माना, x माना, तो 0 - x, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, -x होगा। क्या होगा साहब, -x होगा, -x होगा। क्लियर। अब देखें -x g1 टाइम्स एम्पलीफाई होगा तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, -x × g1 होगा। ओके। अगर आप इसको सिंपली यहाँ से हटा दिए होते ना, तब तो ये x पोटेंशियल यहाँ पे आ जाता, x g1 टाइम्स एम्पलीफाई होता तो यहाँ x × g1 आता। बट यहाँ आना कितना चाहिए, -x g1 आना चाहिए। तो मतलब एक माइनस का मिस्टेक हो जाता। तो ध्यान देंगे कि अगर फीडबैक यहाँ पॉजिटिव हो तो तब तो हम लोग समिंग पॉइंट को सिंपली रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर फीडबैक निगेटिव हो ना तो हम लोग समिंग पॉइंट को रिमूव करेंगे, लेकिन माइनस साइन हम लोग अगले ब्लॉक के साथ लिख लेंगे। और माइनस साइन अगर अगले ब्लॉक के साथ आप लिख लोगे तो यहाँ से x पोटेंशियल आ जाएगा, और x अगर -g1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पोटेंशियल -x × g1 आएगा। तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके। तो देखो ये मैंने समझाने का कोशिश किया है, ये फिगर कैसा बनेगा वो मैं आपको अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया था, तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने किसको 0 सेट किया, RS को 0 सेट किया, U2 ऑफ S को 0 सेट किया। तो ये कैसा बनेगा फिगर, देखो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, स्टेप नंबर 2। तो देखें आप, स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो आप, CS ड्यू टू U1 ऑफ S। अगर CS ड्यू टू U1 ऑफ S फाइंड आउट करोगे तो इस केस में आप सेट करोगे U2 ऑफ S को और RS को क्या, 0, क्या 0। क्लियर। अगर इन दोनों को 0 सेट करोगे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो आप बताओ फिगर कैसा बनेगा। ओरिजिनल फिगर आपके कॉपी में है, और अभी मैंने आपको ओरिजिनल फिगर में डिस्कस करके आपको बताया है। ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, तो ध्यान देना कैसा बनेगा फिगर, तो ध्यान देना। देखें ये फिगर कैसा बनेगा, देखो ये वाला जो समिंग पॉइंट था स्टार्टिंग में, ओरिजिनल फिगर आपके कॉपी पे है, आप देख सकते हो। ये आपका आ गया G1, यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इनपुट किसके कारण कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, U1 ऑफ S के कारण। आप देख सकते हो CS ड्यू टू U1 ऑफ S। तो इस समिंग पॉइंट को आपको लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, और यहाँ पे एक ब्लॉक था क्या, G2, क्या था साहब, G2, ठीक है। ये आपका आउटपुट था CS, और यहाँ पे आपका एक ब्लॉक था H2। ओरिजिनल फिगर आपके नोटबुक में है, आप देख सकते हो, अपने नोट्स में देख सकते हो, जो फेयर नोट्स आप बना रहे हो। यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था रिमूव कर दिया है हमने, और ये है आपका H1 ऑफ S, ये है आपका H1। और यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था वो रिमूव हुआ है, लेकिन जो माइनस साइन है वो अगले ब्लॉक के साथ हमें दिखाना पड़ेगा। ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अब एक बार ये फिगर अगर आपने बना दिया, देखो यहाँ निगेटिव फीडबैक था तो हमने रिमूव किया, लेकिन माइनस साइन अगले ब्लॉक के साथ हमने दिखा दिया। देखो यहाँ पे समिंग पॉइंट को मैंने रिमूव किया है तो अगले ब्लॉक के साथ माइनस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ जो फीडबैक था वो पॉजिटिव था। आप चेक कर लो यहाँ, देखो ओरिजिनल फिगर देखो, आपका जो फीडबैक था यहाँ पे वो आपका पॉजिटिव था। आप देखो यहाँ जो फीडबैक आ रहा है, इधर से फीडबैक आ रहा है, वो कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फीडबैक हो तो समिंग पॉइंट को हम लोग सिंपली रिमूव करके फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन निगेटिव फीडबैक है तो माइनस साइन हमें अगले ब्लॉक के साथ लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर में मिस्टेक हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है CS/U1 ऑफ S, CS/U1 ऑफ S। तो CS/U1 ऑफ S कैलकुलेट करोगे तो कौन सा रूल आप यूज करोगे, रूल नंबर 3 यूज करोगे, लूप वाला। देखो कभी भी लूप बनता है तो
कभी भी लूप बनता है तो दो चीज़ आपको दिखता है, एक दिखता है फॉरवर्ड पाथ और एक दिखता है फीडबैक पाथ। क्लियर? जो ब्लॉक फॉरवर्ड पाथ में दिखता है उसको फॉरवर्ड पाथ ब्लॉक बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन बोलते हैं, और जो ब्लॉक आपको फीडबैक में दिखता है उसको फीडबैक गेन बोलते हैं। तो यहाँ भी देखें, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ। इनपुट से आउटपुट जाने का जो रास्ता होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको G2 को दिखाना चाहूँ तो इसको मैं दिखाऊंगा क्या, GS। द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ एंड द पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ में कितने ब्लॉक हैं, 3, 1 2 3, और तीनों किस में है, कैस्केड में है। तो फीडबैक गेन अगर मैं पूछूं तो इन तीनों इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अगर मैं फीडबैक गेन आपसे पूछूं तो आप HS क्या बताओगे, HS बताओगे -G1 H1 H2। इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और फीडबैक कौन सा है, फीडबैक आप देख सकते हो पॉजिटिव फीडबैक है। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो लूप का फॉर्मूला होता है GS/1 - GSHS। फार्मूला यूज करो और डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो GS आपके सामने दिख रहा है G2 और HS आपके सामने मैंने लिख ही दिया, और फीडबैक है पॉजिटिव, तो GS/1 - GSHS यूज करके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर लिखो आप, क्या आएगा आंसर आपका, देखें आपका आंसर क्या आएगा। देखो ध्यान देना, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो देखें आपका आंसर क्या आएगा, देखें यह आएगा आपका CS/U1 आप फाइंड आउट कर रहे हो ना। तो देखें GS की जगह पे क्या है, G2 अपॉन 1, पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस, GS का वैल्यू है G2 और HS का वैल्यू अभी मैंने बताया था -G1 H1 H2। तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा G1 G2 H1 H2। क्लियर? तो ये आ चुका है रिस्पॉन्स ड्यू टू U1 मतलब CS/U1 कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपसे ट्रांसफर फंक्शन तो पूछा नहीं जा रहा है, आपसे रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है। तो C2 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, तो देखेंगे C2 को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। देखें C2 किसको माना था हमने, रिस्पॉन्स ड्यू टू U1 को हमने C2 माना था। तो आप बताएंगे C2 आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, ध्यान देना। C2 लिखना है तो U1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा G1 इंटू U1 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 H2। तो ये आ गया आपका C2। क्लियर? तो आपका C1 भी आ चुका है, C2 भी आ चुका है। अब आपको C3 फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बोलूँगा C3 आप खुद से फाइंड आउट करो, ठीक है, आपका प्रैक्टिस होगा। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, C3 आप खुद से फाइंड आउट करो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि C1 C2 आप फाइंड आउट कर चुके हो तो C3 आप कर सकते हो। तो C3 अगर फाइंड आउट करोगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, C3 खुद से फाइंड आउट करो, आप कर पाओगे। जब C3 को फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 3 में, तो स्टेप नंबर 3 कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। CS/क्या फाइंड आउट करना है आपको, U2। ओके, तो इस केस में आपको सेट करना पड़ेगा किसको, आपको सेट करना पड़ेगा RS को और U1 को क्या, 0। ओके, RS को और U1 को 0 सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फिर फिगर कैसा बनेगा, ओरिजिनल फिगर आपके नोटबुक में है, आपने आई थिंक बना लिया होगा। मैंने बोला था वीडियो को पॉज करके C3 खुद से फाइंड आउट करो। तो आपने फिगर जो बनाया होगा वो फिगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखें, ध्यान दें थोड़ा, ये फिगर कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ध्यान देना है। देखें यहाँ पे आपका G1 दिखेगा। ओके, यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था उसको आपने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आपको G2 दिखेगा,
ये आपका आउटपुट दिखेगा CS, यहाँ पे आपको H2 दिखेगा और यहाँ पे आपको समिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसके कारण, U2 ऑफ S के कारण। ये प्लस और यहाँ पे एक ब्लॉक था H1, ये आपको H1 दिखेगा और यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था उसको रिमूव तो करेंगे बट निगेटिव फीडबैक था तो माइनस साइन अगले ब्लॉक के साथ। ओके, फिगर ये बनेगा आपका। ओके, अब एक बार ये फिगर आपने बना लिया तो CS/U2 ऑफ S कैलकुलेट कर लोगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रूल नंबर 3 लूप वाला। देखो, एक इनपुट है एक आउटपुट है। द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ एंड द पाथ फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा, -G1 G2 इंटू H1 और फीडबैक गेन क्या होगा, H2। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे GS/1, कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव, तो GS/1 माइनस GS HS। तो GS का वैल्यू है -G1 G2 H1 और HS का वैल्यू है H2। फॉर्मूला यूज करो, बताओ आंसर क्या मिलेगा। ओके, आंसर आपने लिख लिया होगा। आंसर क्या मिला आपका आंसर मिला होगा क्या मिला होगा, देखिए CS/U2 ऑफ S, CS/U2 ऑफ S आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो CS/U2 ऑफ S क्या मिला। देखो, फॉर्मूला यूज करेंगे GS/1 प्लस GS HS। ओके, 1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक है। तो GS में आपको क्या दिख रहा है, G1 G2 H1। द पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ, तो ये फॉरवर्ड पाथ गेन है अपॉन 1, फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव, तो माइनस लिखेंगे। GS ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो G1 G2 H1 और फीडबैक गेन क्या है, H2। ठीक है, ये तो आपने CS/U2 ऑफ S फाइंड आउट कर लिया। तो आपसे ट्रांसफर फंक्शन नहीं पूछा जा रहा है, आपको यहाँ C3 ऑफ S लिखना है। तो कैसे लिखोगे C3 ऑफ S, बिल्कुल सिंपल है। देखो, C3 ऑफ S कैसे आप लिख पाओगे, ध्यान देना। देखें, C3 ऑफ S क्या होगा, देखो C3 ऑफ S क्या है, रिस्पॉन्स ड्यू टू U2 ऑफ S को हमने C3 ऑफ S बोला है। तो अगर सिर्फ रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो U2 ऑफ S इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, U2 ऑफ S इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा फिगर, सॉरी ये आंसर कैसा दिखेगा, -G1 G2 H1 इंटू U2 ऑफ S इंटू U2 ऑफ S अपॉन ये 1 प्लस G1 G2 H1 H2। ये आ गया आपका C3 ऑफ S। ओके, इसको हाईलाइट कर लेना चाहता हूँ मैं, तो इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये C3 ऑफ S को मैंने हाईलाइट कर लिया है यहाँ पे। ओके, ये C3 ऑफ S आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपने C1 ऑफ S फाइंड आउट कर लिया, C2 ऑफ S, C3 ऑफ S। अब इन तीनों का अलजेब्रिक सम करना है। ओके, तो कर लो अलजेब्रिक सम, आपके कॉपी पे C1 ऑफ S, C2 ऑफ S, C3 ऑफ S तीनों लिखा हुआ है। तो फाइनल रिस्पॉन्स, ओवरऑल रिस्पॉन्स CS क्या मिलेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो, एक चीज़ आप नोटिस करो, इस ट्रांसफर फंक्शन में भी आपका डिनोमिनेटर पार्ट दिख रहा है 1 प्लस G1 G2 H1 H2। आप यहाँ भी देखो, C2 ऑफ S में भी देखो, C2 ऑफ S में भी डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है और C1 ऑफ S में भी देखो आपका डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, C1 ऑफ S में भी डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। तो देखो, कभी भी सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके आप इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करोगे ना तो सबका डिनोमिनेटर सेम दिखना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहा है मीन्स आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ये आपको हिंट दे देगा कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। क्लियर? तो आप ओवरऑल रिस्पॉन्स आपको लिखना है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देना चाहता हूँ। कहाँ पे, देखें, आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स CS पूछा जा रहा था ना, तो CS मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। देखें CS क्या मिलेगा, ओके CS क्या मिलेगा, देखें CS इक्वल टू C1 ऑफ S प्लस C2 ऑफ S प्लस C3 ऑफ S। तो ये क्या मिलेगा, ये आंसर आपका कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, इक्वल टू C1 ऑफ S, C2 ऑफ S, C3 ऑफ S तीनों आपके कॉपी पे लिखा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो तो सब में सेम था, 1 प्लस G1 G2
H1H2। क्लियर? ओके, ये था सबका डिनोमिनेटर सेम था। ओके, C1 का न्यूमिनेटर आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, क्या था? G1 G2 इंटू RS था। ओके, C2 का भी न्यूमिनेटर आपके कॉपी में आप देख सकते हो। C2 का इसका न्यूमिनेटर क्या था? इसका न्यूमिनेटर था G2 इंटू U1। आप चेक कर सकते हो, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ। C2 का न्यूमिनेटर क्या था? C2 का न्यूमिनेटर था, यहाँ देखो, G1 इंटू U1। G1 इंटू C2 का न्यूमिनेटर क्या था? G1, देखें यहाँ, ये G1 नहीं होगा, G2 होगा ना। तो ये जल्दी में G1 लिख दिया मैंने, ये G2 होगा। देखो यहाँ, देखिए ये G2 था ना, G2 से U1 मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो ये होगा आपका G2। क्या होगा? G2 होगा। ठीक है, तो ये आपका C2 का न्यूमिनेटर था G2 इंटू U1। ओके, G2 इंटू U1। आप देख सकते हो यहाँ पे G2 इंटू U1। देखो यहाँ G2 इंटू U1 लिख दिया मैंने। अब बताएं लास्ट वन क्या आएगा आपका? प्लस, ध्यान दें, अब किसका न्यूमरेटर लिखना है? C3 का। आपके कॉपी पे लिखा होगा, आप देख सकते हो। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस था आपके आंसर में। माइनस मतलब C3 का न्यूमरेटर पार्ट माइनस में था, तो माइनस क्या था? माइनस था G1 G2 H1 इंटू U2 था, इंटू क्या था? U2 था। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका ओवरऑल रिस्पांस आ गया, आंसर आ गया। तो आंसर को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने आंसर को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। देखो यहाँ आंसर को मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आपका आंसर है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये आपका आंसर है जो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको फाइंड आउट करना है। मतलब आंसर जब आपने खुद से फाइंड आउट किया होगा तो आप आंसर मैच करोगे। ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ओवरऑल रिस्पॉन्स आपको CS फाइंड आउट करना था, तो CS इक्वल टू दिस वन। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। चले, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। तो लंबा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ फाइंड आउट करना था, लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में भी करोगे तो 20-25 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम लिखोगे, फिर 3 स्टेप में 3 अलग अलग फिगर बनाओगे, C1 C2 C3 फाइंड आउट करोगे, फिर लास्ट में अलजेब्रिक सम करोगे, तो आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। ओके, 5वां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। ओके, फिर नए सेशन में हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। तो देखें, ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लें, ये छोटा क्वेश्चन है। देखें, कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। कोई ब्लॉक डायग्राम मॉडल दे दिया जाता है, और आपको इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम मॉडल भी दे दिया जाता है, और कोई एक अननोन का वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे करोगे, आप इस ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम मॉडल में CS/RS फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, और इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम मॉडल में CS/RS आपके सामने है। इन दोनों को जब इक्वेट कर लोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, एक अननोन है, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देना। देखें, आप बताएं CS/RS आपको क्या दिख रहा है इस फिगर में, ओरिजिनल फिगर में? देखो ये दोनों कैस्केड में है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा K/S+1, ठीक है, और इसके साथ ये 1 किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में 1 के साथ इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो देखो इस फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन ये था, और इस फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन 1 था, दोनों पैरेलल में, तो प्लस कर लिया मैंने। इक्वल टू देखें, इक्वल टू ये क्या मिलेगा?
देखो इक्वल टू, ये तो आपने सी एस अपॉन आर एस इसका लिख लिया, ये और इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम मॉडल में सी एस अपॉन आर एस क्या दिख रहा है, एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन, ठीक है, ये दिखा। अब बस एक इक्वेशन है, एक अननोन है, सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। तो देखो मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दे रहा हूँ आंसर क्या मिलेगा। ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ स्क्रीन पे ध्यान देना। ये देखो एस प्लस वन इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा के प्लस एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन इक्वल टू एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, के प्लस एस प्लस वन इक्वल टू एस प्लस टू। ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या मिलेगा, तो k इक्वल टू मिलेगा s प्लस टू माइनस s माइनस वन, एस कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा 1। तो ये k का आपका वैल्यू मिल गया। इसको मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। k इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, k इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, क्लियर, ये आपका आंसर है, k इक्वल टू 1, क्लियर। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जहाँ पे एक क्या दे दिया जाता है, एक ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम मॉडल दे दिया जाता है और इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम मॉडल दे दिया जाता है और किसी एक अननोन का वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी आसानी से कैसे इसको करेंगे, ये आप अगर आपको पूरे अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 मिनट रिवाइंड करें और फिर से इसका सॉल्यूशन जो मैंने समझाया वो देख लें और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम सेशन में इतना क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। कुछ और भी ब्लॉक डायग्राम मॉडल के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज करके कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। तो आपको मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में जब कंटेंट डिस्कस किया था तो मैंने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को 3 स्टार दिया था, 3 स्टार, जबकि मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ को 5 स्टार दिया था। कितना स्टार दिया था, 5 स्टार। तो मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर दैन ब्लॉक डायग्राम मॉडल। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिग्नल फ्लो ग्राफ का कंसेप्ट बताऊंगा और उसके अगले वीडियो में मैं प्रॉब्लम सेशन कराऊंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ का। तो देखो जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा पैरेलली मैं न्यूमेरिकल भी कराते चलूँगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.